चलो स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू सेक्शन जून 2024 का। पढ़ो सबसे पहला क्वेश्चन। इन करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। देखो भाई, आपको क्या बोला है कि करंट पहले कितना था 5 एम्पियर, हो कितना गया 0 एम्पियर, तो करंट का चेंज क्या आया 0 - 5 मतलब -5 एम्पियर। टाइम इंटरवल दिया, कितने टाइम इंटरवल में ये सब हुआ 0.1 सेकेंड। द एवरेज ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ वो कितना है 200 वोल्ट। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट? अपने फॉर्मूला पढ़ा है E = L × ΔI/ΔT। अगेन नेगेटिव, जो यहाँ पे नेगेटिव नहीं लोगे तो यहाँ पे फिर नेगेटिव को आप निगलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया 200 L, ये है -5 और टाइम पीरियड है आपके पास 0.1 सेकेंड, सही है ना 0.1 सेकेंड। ओके, तो ये ऊपर जाएगा तो 50 हो जाएगा, माइनस माइनस चला गया, ये 200, ये ऊपर 50 माइनस चला गया, 50 यहाँ पे नीचे आ जाएगा तो L आपको मिल जाएगा कितना 4 हेनरी। तो आपका आंसर कौन सा बैठेगा बी। नेक्स्ट, तो 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर is connected to 110 volt 60 hertz AC supply. RMS value of the current. We know that RMS value of current IRMS is equal to VRMS upon Z in LCR AC circuit. But here we have only capacitor. So in capacitive circuit, impedance is equal to 1 upon omega C. Z किसके बराबर होगा XC के बराबर, और XC कौन है 1 upon omega C. VRMS ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा, हमारे पास ओमेगा तो है नहीं, तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लाने के लिए 2πν लिख देंगे इनटू सी। चलो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। सो IRMS VRMS जो हमको दिया है वोल्टेज कुछ नहीं लिखा है, उसका मतलब ये आपका VRMS है, सही है। चलो आगे, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 हर्ट्ज, और आपको कैपेसिटेंस दिया है कितना 60 × 10⁻⁶। इतना आपको सिंप्लीफाई करना है। मेरे पास कैलकुलेटर था, कहाँ चला गया, 1 मिनट में ढूंढ गया था हूँ कैलकुलेटर को। यस, देखो 110 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3600 2.489 वाला आंसर आ रहा है। देखो पावर सेट करने की भी ज़रूरत है नहीं, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डायरेक्ट आपको ये डिजिट्स में आंसर मिलने वाला है 249। तो ऑब्वियसली ऐसा तो कोई और ऑप्शन है नहीं, तो आपका आंसर सी ही आएगा, सही है, कर लेना। आंसर आएगा 2.49 एम्पियर। थर्ड, इन LCR सर्किट पावर इज डिसिपेटेड इन विच सर्किट? समझो, इंडक्टर और कैपेसिटर तो क्या करते हैं, पावर को स्टोर करते हैं। जब एक्सेस पावर होगा तो स्टोर करेंगे, और जब पावर कम पड़ेगा तो सर्किट को वापस दे देंगे। लॉस करने की प्रॉपर्टी किसकी है, रेजिस्टेंस की। तो जब सर्किट में रेजिस्टेंस होगा तभी पावर लॉस होगा। तो यहां पर कौन है, सिर्फ रेजिस्टर है ना, तीनों में नहीं लॉस होगा, सिर्फ रेजिस्टर में होगा। फोर्थ, अ 15 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। व्हाट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस? भाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC पूछा है और वो है 1 upon ओमेगा सी। ओमेगा की जगह पे लिख सकते हैं 1 upon 2πν/c 1 upon 2 पाई बोले तो 3.14। फ्रीक्वेंसी आपको दी है 50, अरे 50 इंटू सी आपको कौन दिया है 15 × 10⁻⁻⁶। इसको ऊपर उठा लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 लाख, है ना, और उसको फिर 100 से डिवाइड कर दो तो 10,000 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 15, तो आपका आंसर है 212। तो ये आ रहा है 212.3 ओम। ये आपको कौन मिलेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फिफ्थ, अ चार्ज 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 27 मिली हेनरी इंडक्टर, देन द फ्रीक्वेंसी। भाई यहाँ पे उन्होंने बोला है, लेकिन यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे याद रखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोली होगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, है ना, या तो फिर उसको ऑसिलेटर बोलना चाहिए था। और आंसर हमको हर्ट्ज में लाना है, हर्ट्ज में। तो एक काम करेंगे, सिंपल है, सबसे पहले ओमेगा फाइंड कर लेंगे। तो ओमेगा क्या मिलेगा, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2π√LC भी कर सकते हो, लेकिन हम पहले ओमेगा फाइंड कर लेते हैं। ओमेगा कौन होता है 1 upon √LC। L कौन है बच्चों
27 मल्टीप्लाई बाय -3 बिकॉज दैट इज 27 मिली हेनरी। सी आपके पास कौन है 30 माइक्रो मतलब 10 टू पावर -6। ओके तो यहां पर देख सकते हैं ये जीरो मैं यहां पे दे दूंगा, क्यों दे देता हूं समझ लो। यहां पे -6 और -3 मतलब -9 जो ऑड पावर हुई जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, स्क्वायर रूट के लिए हमको इवन पावर करनी पड़ेगी, तो मैं जीरो यहां पे दे देता हूं। तो आप ऐसा कर सकते हो, एक स्टेप आपके लिए लिखता हूं 27 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 4। अरे 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 -8 मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। ओके तो यहां पर इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, बोलो 27 3 81, तो यहाँ पे 9 निकलेगा और नीचे आएगा 10 टू पावर -4, तो ये हो गया 10 टू 4 अपॉन 9। बस ऐसे ही रखो और फिर आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ये तो आपने फाइंड किया, तो 1/2 3.14 और वो हो गया आपका 10 टू पावर 4 अपॉन 9। सीधे कर दो चलो 10,000 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3.14 डिवाइडेड बाई 9 क्या आया 176.9। ये आपको मिल रहा है 176.9 हर्ट्ज। आप यहाँ पर लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 पाई करके तो भी मिल जाएगा। सही है। चलो 6th, विच रेडिएशंस आर यूज्ड इन अ लेजिक आई सर्जरी। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अल्ट्रा वायलेट्स कौन आएंगे, अल्ट्रा वायलेट्स। A charged particle oscillate about its mean equilibrium position with the frequency of 10 to power 9 hertz. Then the frequency of electromagnetic wave is hertz. चलो, we know that any charged particle oscillates with frequency f या nu. It emits same frequency radiation, है ना। तो जितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन कर रहा है उतनी फ्रीक्वेंसी वाले वेव एमिट करेगा। तो यहां पे आंसर क्या आएगा 10⁻⁹ ही आएगा। 8. For compound microscope, image distance of objective is VO and object distance of eyepiece is UE. Then distance between two lenses is equal to VO plus UE. Simple, याद रखना। माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है बच्चों, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये आपका आईपीस होता है। हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसकी जो इमेज बनेगी यहाँ से वो यहाँ पे बनेगी, मतलब ये जो बनेगा वो इमेज डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्टिव लेंस का, लेकिन ये जो इमेज बनी इमेज वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये है क्या, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाँ तो फिर दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो VO प्लस UE, लेकिन आंसर हमको पॉजिटिव नेगेटिव में मिल सकते हैं, लेकिन हमको तो डिस्टेंस चाहिए इसलिए हम उसका मॉड्यूलस में एडिशन करेंगे। सही है, तो आपका आंसर आएगा D। 9. A square of size 1 millimeter square is being viewed through a magnifying glass. The image of square has an area of 6.25 millimeter square. The magnification produced by the lens. समझो यहाँ पे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का एरिया क्या था 1 मिलीमीटर स्क्वायर, और जो इमेज मिली उसका एरिया कितना है 6.25 mm स्क्वायर। समझ सकते हो आप, एरिया मतलब 2 डायमेंशनल प्रॉपर्टी है, 2 डायमेंशन लेंथ इनटू ब्रेथ। सही है कि नहीं। और आपको सिर्फ फाइंड करना है जो मैग्निफिकेशन है, ये मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन होना चाहिए। कौन सा मैग्निफिकेशन, लीनियर। तो हम यहां पे एरियल मैग्निफिकेशन करेंगे। एरियल मैग्निफिकेशन मतलब क्या भाई, जनरल मैग्निफिकेशन मतलब क्या, हम मैग्निफिकेशन लेते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे डायमेंशन भी ले सकते हो कि डायमेंशन ऑफ इमेज अपॉन डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सिमिलरली यहां पे कि आपको एरियल मैग्निफिकेशन चाहिए तो एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपके पास है 6.25, ये है 1, तो ये आपको मिलेगा एरियल मैग्निफिकेशन क्या हो गया 6.25। लेकिन आपको तो लीनियर मैग्निफिकेशन चाहिए, तो याद रखना लीनियर मैग्निफिकेशन होगा ml, वो होगा जो एरियल मैग्निफिकेशन है उसका स्क्वायर रूट। सही है, जैसे स्क्वायर करते हो, लेंथ L है तो स्क्वायर क्या करोगे L स्क्वायर, तो यहां पे उल्टा आप कर सकते हो। तो चलो ये हो गया आपका कितना 6.25, उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो 2.5, आपको कौन मिलेगा, सी आंसर। सही है। नेक्स्ट 10th, डबल लेंस, एक मिनट हमने 9 गिन लिया, ओके। डबल लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5
with both faces of the same radius of curvature r. If the focal length of lens is L, then सिंपल चीज बच्चों याद रखो, वैसे तो आंसर आपको पता होना ही चाहिए, जितनी उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी फोकल लेंथ सेम ही आएगी। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। मान लो कि ये आपका n2 है, ये आपका n1 है, ये आपकी फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये आपकी सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो इसकी फोकल लेंथ हमने लेंस में अगर फॉर्मूला पढ़ा था 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1/n1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। चलो दोनों रेडियस सेम है, ये भी आर ये भी आर, लेकिन घुसते वक्त यहां से अंदर घुसेंगे तब ये कॉन्वेक्स सरफेस है तो पॉजिटिव आएगा, और अंदर जाएंगे तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। ओके, तो 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना 1.5, बाहर कौन है 1, 1.5 माइनस 1/1, ये कौन हो गया बच्चों 1/r। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स सरफेस आई और दूसरी सरफेस कॉनकेव आई, तो यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो 1/f इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1 माइनस माइनस मतलब 2/r हो जाएगा। सो 1/f इज इक्वल टू 1/r। तो देखो आपको मिल गया, जो उसकी रेडियस होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वही उसकी फोकल लेंथ होगी। तो यहाँ पे आंसर आपका बैठेगा बी। 11. If a prism is to be used to invert the image without changing the size, the critical angle for the material of prism. भाई याद रखो, ये गलती है, टेक्स्ट बुक में बोला है, लेकिन यहाँ पे उनको बोलना चाहिए था कि ये जो प्रिज्म है वो ग्लास का बना हुआ है। टेक्निकली ये नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर याद रखो कि ग्लास का बना हुआ प्रिज्म है, ऐसा बोलेंगे तभी ये क्वेश्चन पूछ सकते। बोलो क्यों? समझ लो एक चीज, हमने कुछ पढ़ा था, ऐसा याद हो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, कि ये हमने एक शेप लिया है प्रिज्म शेप, और यहां पर हमको इन्वर्ट करना है, तो यहां से आएगा, फिर यहां पे जाएगा, ये यहां से उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहां से जाके आगे निकल जाएगा, सही है ना, वह बाहर निकल जाएगा। तो आपका यहां पर ए और बी इमेज है, तो यहां पे आपका बनने वाला है बी और ए आपका ये रहा और बी आपका यहां पे रहा। तो यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, जो ये ग्लास होगा और जो ये एयर होगी। तो ग्लास और एयर का क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो हमने पढ़ा था एन रेरर, रेरर मतलब पतला मीडियम, तो वो एयर आएगी अपॉन एयर ग्लास एन ग्लास। ये आप 1 लोगे, जो ये ग्लास होगा तो ये 3/2, ये हो जाएगा 2/3। तो ऑब्वियसली आईसी आपको मिलेगा, यहाँ पे साइन जो आप लॉग टेबल यूज करोगे तो 42 मिलेगा। समझो एक चीज, तो आपको यहां पे ये जो कट करना है वो 45 डिग्री वाले कट करना है, कि जिससे यहां पे इंसिडेंट एंगल कितना हो 45 डिग्री हो, और ये एंगल उसके क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो मान लो कि ये आपका इंसिडेंट एंगल है, तो कंपलसरी ये एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए, या तो उल्टा क्रिटिकल इससे छोटा होना चाहिए। मतलब क्रिटिकल एंगल आपका आईसी लेस देन π/4 होना चाहिए, तभी ये मुमकिन है। क्लियर हुआ? तो यहां पे उनको स्पेसिफाई करना चाहिए था कि प्रिज्म इज मेड अप ऑफ ग्लास मटेरियल हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 या 3/2। सही है। नेक्स्ट, व्हेन अ प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन अ थिन कॉन्वेक्स लेंस द इमर्जिंग वेव फ्रंट बिकम्स। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्लियर होना पड़ेगा पहले कि कॉन्वेक्स लेंस है। अब पैरेक्सियल रेज ले लो, क्या ले लोगे? पैरेक्सियल रेज। कौन आ रहा है? प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट है तो पैरेक्सियल रेज ले लो। चलो, क्या होगा ये पैरेक्सियल रेज का? जो कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका फोकस यहां पर होगा, तो फोकस पे जाके ये सारे कन्वर्ज करने वाले हैं। मतलब जो ऑब्जेक्ट था वो आगे जाके पॉइंट बन जाएगा, पॉइंट। तो यहां पर क्या होगा, सोचो यहां पे कि आपने यहां से जो वेव फ्रंट भेजे थे वो कैसे थे? प्लेन थे, लेकिन जैसे अंदर घुसे यहां पे वो कन्वर्ज हो जाएगा पूरा। मतलब यहां से पूरे ऐसे हो जाएंगे, फिर ऐसे करते करते स्फेरिकल बन जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा? कन्वर्ज हो जाएगा यहां पे। तो यहां से निकलने के बाद ये स्फेरिकल बन जाएंगे। क्लियर हुआ? उसका उल्टा भी सोच सकते हो कि जो आपने यहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है तो उसमें से निकलने वाले वेव फ्रंट कौन होंगे? स्फेरिकल, लेकिन रिफ्रेक्ट होके वो बन जाएंगे प्लेन। सही है। बाकी की जितनी भी कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, प्रिज्म हो, सबके लिए आप ये अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट द विड्थ ऑफ स्लिट इज हाफ ऑफ वेवलेंथ।
स्लिट की विड्थ जिसको हम डी बोलते हैं वो वेवलेंथ से हाफ है। देखो यहां पे दिया है स्लिट इज हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फॉर सेकेंड ऑर्डर मिनिमम। भाई डिफ्रैक्शन बोला है, सेकेंड ऑर्डर मिनिमम, nth ऑर्डर मिनिमम, n ऑर्डर मिनिमम के लिए हमने क्या लिखा था, d sin थीटा, उसका पाथ डिफरेंस आएगा d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्बडा। सही है बच्चों, हमको m कितना लेना है, m कौन सा लेना है, सेकंड ऑर्डर का। m कौन है, सेकंड ऑर्डर का, तो m आपका 2 ले लेंगे यहां पे। d sin थीटा को अप्रोक्सीमेटली अरे sin थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा बोल देते हैं, ये सेकंड और ये यहां पे लैम्बडा। सही है कि नहीं बच्चों, थीटा 2 लैम्बडा बाई डी। चलो बच्चों हमको यहां पे दिया है लैम्बडा बाई डी कितना होगा, 2 होगा इंटू 2, तो यहां पे आंसर क्या जाने वाला है, 4 डिग्री। सही है बच्चों, याद रखो यहां पे 4 डिग्री आएगा, लेकिन टेक्निकली बताओ फिर भी ये गलत आंसर है। क्यों, समझना ध्यान से कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्बडा। डी की जगह पे हम लिख देते हैं लैम्बडा बाई 2, साइन थीटा सेकंड ऑर्डर पूछा है तो 2 लैम्बडा। सही है कि नहीं, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4। अरे यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। देखो साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, तो टेक्निकली देखने जाए तो ये क्वेश्चन भी गलत है। लेकिन हमने यहाँ पे ले लिया साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, चलेगा। तो वो केस में हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि थीटा आपका कितना होगा, 4 डिग्री स्मॉल एंगल्स के लिए। नेक्स्ट 14, अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस आर्ग्यूमेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड व्हाट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। हमने पढ़ा था कि कोई प्रिंसिपल या तो प्राइमरी सोर्स है जो अपने में से क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वेव फ्रंट्स। वो वेव फ्रंट्स आगे जाएंगे तो उसका हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा और वो भी स्फेरिकल वेव प्रोड्यूस करेगा। लेकिन उसकी आगे की डायरेक्शन जो है उसमें उसकी इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस कॉस थीटा, इसके प्रोपोर्शन में होती है। आप उसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 भी बोल सकते हो, चलेगा, लेकिन मैं यहां पे ये प्रोपोर्शन लिखता हूं। तो जो वेव फ्रंट डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो थीटा आप क्या लोगे, 0 डिग्री। जो 0 डिग्री लोगे तो कॉस की वैल्यू होगी 1, कॉस की वैल्यू होगी 1 और वो आपको मिलेगी मैक्सिमम। तो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन द इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी वेव बिकम्स मैक्सिमम। लेकिन जब आप रिवर्स डायरेक्शन मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में गिनेंगे तो थीटा हम क्या ले लेंगे, भाई थीटा हम ले लेंगे पाई मतलब 180, और 180 तो कॉस की वैल्यू होती है -1, जो सबसे अरे कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, वो सबसे क्या होती है, मिनिमम। तो यहां पर -1 रख दोगे तो i इज इक्वल टू 1 माइनस -1, तो यहां पे क्या हो जाएगी, 0। क्लियर हो गया बच्चों। तो यहां पे सिर्फ सेकेंडरी वेवलेट्स का पूछा है, सेकेंडरी वेवलेट का, तो फिर यहां पे लिखना पड़ेगा कि फ्रंट डायरेक्शन वो मैक्सिमम होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में उसका 0 होगा, याद रखना। 15 द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 4 वॉट। सिंपल भाई बच्चों, ये आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है जिसका नाम है 4 वॉट वैल्यू। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, V नॉट E। V नॉट आपके पास है 4 वोल्ट और E को E ही रखते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा 4 EV। और यहां पे देखना आपको EV यूनिट में ही आंसर पूछा है, तो ये आपको मिलने वाला है 4 EV। सही है। हाँ, जो जूल में पूछते हो यहां पर, तो हम क्या लिखने वाले थे, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल लिख सकते थे। फिलहाल यही आंसर है। 16 in an experiment of photoelectric effect the slope of graph of cutoff voltage versus frequency, एक रिलेशन देख लेते हैं। V नॉट E इज इक्वल टू एच न्यू माइनस ϕ0, है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला है। हमको ग्राफ इसको एक काम करेंगे, यहां से V E से डिवाइड कर देंगे तो h/E न्यू माइनस ϕ0 बाई E। तो सोचो इसको जब कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो m जो है वो कौन है, स्लोप, और स्लोप आपको कौन देगा, h/E। तो आपको ये फाइंड करना है बच्चों। तो चलो h कौन बच्चों, 6.625 × 10⁻⁻34।
ई कौन है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, तो 15, ओके पावर तो 15 आएगी ही आएगी, लेकिन 16 फोर जा 4 पॉइंट समथिंग वाला आंसर आएगा। तो आपके लिए सेट हो जाएगा आंसर कौन, सी। ध्यान से देखो, वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, उसका स्लोप हमको कैसे मिलेगा, वी नॉट कौन सी वाई एक्सिस पे और फ्रीक्वेंसी कौन सी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे जो m होगा वो स्लोप मतलब कौन होगा, h अपॉन ई, और इसकी वैल्यू आप यहाँ पे h और e की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे c लिख सकते हो, 4.14 आ जाएगा। 17 wavelength of an electromagnetic radiation is λ1 and its de Broglie wavelength of its quantum is λ2। याद रखो भाई, फोटोन वैसे फोटोन कौन है, एक रेडिएशन है जिसको हमने पार्टिकल मान लिया है। फोटोन कौन है, फोटोन इज अ पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, सही है, ओके। तो फोटोन पार्टिकल है तो उसको कुछ मोमेंटम होगा, उस मोमेंटम को हम बोल देते हैं p, और रेडिएशन जो है उसकी वेवलेंथ है लैम्बडा। तो हमने पढ़ा है सिंपल चीज कि बच्चों जब कोई लैम्बडा वेवलेंथ वाला रेडिएशन जब फोटोन बनेगा तो उसका मोमेंटम आएगा h अपॉन लैम्बडा, ये पढ़े हो। और उल्टा भी हम पढ़े हैं कि भाई p मोमेंटम वाला कोई पार्टिकल जब वेव की तरह बिहेव करेगा तो उसकी दी ब्रोगली वेवलेंथ होगी h अपॉन बी। भाई ये दोनों सेम ही है यार, तो आप यहां से सब्जेक्ट बनाओ या यहां पे बनाओ तो दोनों वेवलेंथ्स सेम ही आने वाली है, सिंपल। तो याद रहे आंसर आपका डी ही आएगा। 18 मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। फोटोन का मोमेंटम होता है E by c, where E is a energy and we know the energy of photon with frequency nu is given by h nu by c. Where is the answer? It is in A. 19 which of two physical quantity have same units? वर्क फंक्शन जिसका यूनिट EV या जूल होता है और फ्रीक्वेंसी जिसको हर्ट्ज होता है। नहीं भाई ये तो नहीं आएगा। प्लांक कांस्टेंट, वह प्लांक कांस्टेंट को होता है जूल सेकंड और एंगुलर मोमेंटम को होता है जूल सेकंड। यस, ये दोनों का मोमेंट यूनिट सेम है, क्लियर। बाकी देख लो बच्चों, यहाँ पे वर्क फंक्शन जूल होगा और पोटेंशियल मतलब वोल्ट होगा, वो सेम नहीं आएगा। प्लांक कांस्टेंट जूल सेकंड और एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड, वो भी सेम नहीं आएगा। प्लांक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम उनको सेम होगा, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to nh upon 2 pi. These parameters do not have dimension, so we can say that the dimension of angular momentum is equal to the dimension of Planck constant. सही है, तो भी आंसर आपका आ जाएगा। 20 the radius of innermost electron orbit of hydrogen atom is this। हाइड्रोजन की सबसे इनरमोस्ट ऑर्बिट मतलब रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट में उसकी रेडियस क्या दी है आपको 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 मीटर, वो आपको N1 फर्स्ट ऑर्बिट में दी है। आपको सेकंड ऑर्बिट में रेडियस चाहिए, सेकंड ऑर्बिट में रेडियस चाहिए। वी नो दैट द रिलेशन R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन करना है तो R2 अपॉन R1, यहाँ पे 2 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो ये 4 हो गया। तो सेकंड ऑर्बिट की रेडियस उसकी फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस से 4 टाइम्स होगी, ये हो गया 4, यहाँ पे 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, ये हो जाएगा 21.2 आएगा, ये 21.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, तो 2.12 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। सही है। 21 द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी दी है -13.6 EV। देन इन दिस स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट पोटेंशियल एनर्जी, याद करो रिलेशन, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -K इज इक्वल टू U/2। रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। हमको यहाँ पे टोटल दी है और पूछी U है, तो ये दोनों के बीच का रिलेशन चाहिएगा, तो E इज इक्वल टू U/2। सो U इज इक्वल टू मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होगी U वो 2E के बराबर होगी। 2E कौन है बच्चों? -13.6 EV, मल्टीप्लाई कर लो, -27.2 मिल जाएगा आपको। सही है, इससे इजी कुछ जीवन में हो ही नहीं सकता। 22 in the experiment of alpha scattering for the head-on collision
द एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज 180। याद रखना, आगे आ गया है और पेपर्स में भी, जब हेड ऑन कॉलिजन होगी, हेड ऑन कॉलिजन के लिए इंपैक्ट पैरामीटर क्या होगा, 0। तो जो अल्फा पार्टिकल है वो टारगेट न्यूक्लियस के एग्जैक्ट सेंटर पे मोशन करेगा, तो एक टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी का कंप्लीटली कन्वर्जन उसकी पोटेंशियल में हो जाएगा। रिपल्शन के कारण एक सर्टेन पॉइंट पे वो स्टॉप करेगा और फिर वापस वहां से रिबाउंड करेगा, सही है, और उसके कारण उसका स्कैटरिंग एंगल होगा 180 डिग्री। नेक्स्ट 23, यूरेनियम 90 to 238 एंड थोरियम 90 to 36 आर। भाई देख लो तो 90 to 238, ये है कौन A और ये है कौन Z। थोरियम में देखेंगे तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 236, ये आपका A, ये आपका Z। पे देख सकते हो कि दोनों के Z डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। Z डिफरेंट मतलब आइसोटोप्स नहीं है, A डिफरेंट मतलब आइसोबार्स भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे कर लेते हैं A माइनस Z, इसमें से ये माइनस करेंगे, सही है बच्चों, तो ये 146 मिलेगा। यहाँ पे करके देखते हैं 236 माइनस 90, तो ये भी 146 मिल रहा है। भाई ये कौन है, ये तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना कि, तो यहाँ पे ये कौन हो गए, आइसोटॉन्स, ये हो गए आइसोटॉन, जिनके Z डिफरेंट है, A डिफरेंट है, लेकिन उनके N सेम है, उनको बोलेंगे आइसोटॉन्स। द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ गुड आइसोटोप और मतलब गोल्ड, सॉरी हाँ, गुड आइसोटोप Au 17 and 197 and silver isotope Ag 47 107 is रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू A⁻1/3। पढ़े हैं हम लोग, हाँ, तो हमको Au अपॉन Ag की रेडियस का रेशियो चाहिए, तो यहाँ पे Au अपॉन Ag की 1/3 पावर, तो ये हो गया 197 और ये हो गया 107 की 1/3 पावर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1.23 आंसर आता है मेरे हिसाब से, लेकिन मैं आपको करना सिखाता हूँ, याद रखो। अरे कैलकुलेटर फंस गया यहाँ पे, चलो 197 डिवाइडेड बाय 107। देखो बच्चों, आपने ये किया तो यहाँ पे मिलेगा 1.841 की 1/3 पावर। अभी क्यूब रूट कैसा निकालता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, विदाउट लॉग टेबल सिर्फ सिंपल कैलकुलेटर से हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। 1.841, आपको जो डिजिट यहाँ पे दी है वो लिख सकते हो। अभी क्यूब रूट निकालना है, जो फिगर है वो आपने लिख ली 1.841, इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट 2 बार प्रेस करो, 1 2, फिर मल्टीप्लाई 4 बार स्क्वायर रूट को प्रेस करो, 1 2 3 4, मल्टीप्लाई बाय 8 बार 8 टाइम्स स्क्वायर रूट प्रेस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मल्टीप्लाई बाय फाइनली 2 बार 1.225, मतलब इसको 1.23 लिख सकते हैं। सही है बच्चों, तो ऐसे आप क्यूब रूट निकाल पाओगे। तो आपका आंसर कौन आएगा, सी। नेक्स्ट 25, कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। ये तो टेक्स्ट बुक का ही है, नॉलेज बेस्ड है, नहीं आता है तो हम गिनेंगे यहाँ पे। देखो यहां से क्या हुआ, यूरेनियम 90 to 235 था, उसने एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया तो वो बन गया यूरेनियम 236। लेकिन जब इसका फिशन हुआ तो एक प्रोडक्ट हमको मिली 41 Nb99, और यहां पे हमको पता है कि मिलने कौन वाला है, न्यूट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन है हमको पता नहीं है। यहां पे कौन बनने वाला है, कोई एक और एलिमेंट, लेकिन वो कौन है वो भी पता नहीं है, तो इसको हम मान लेंगे Za। और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने, चलो मैं X मान लेता हूँ। एक काम करेंगे, सबसे पहले नीचे का हिसाब कर लेते हैं। तो यहाँ पे 92 प्रोटॉन थे, यहाँ पे Z ये 41 और X इंटू 0 मतलब 0, तो यहाँ पे Z आपको मिलने वाला है 51। तो 51 वाला आंसर कौन है भाई, 2 आंसर आए, एक ये आया एक ये आया, सही है। अभी आपको ऊपर का हिसाब करना है, तो सोचो 236 प्लस A 99 प्लस X इंटू 1 मतलब X। अभी ये आपके पास 2 पैरामीटर्स है जो आपको पता नहीं है, A और X। तो आप क्या करोगे, बार बार ट्रायल और एरर करके कर सकते हो। मान लो कि मैं यहाँ पे 130 रख दूँ, 130 रख दूँ, तो यहाँ पे 236 करना है मुझको, तो X कितने करने पड़ेंगे, देखो तो ध्यान से, मैंने इसको 130 कर दिया,
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आएगी ना शायद, ये कर लो यार। ये कितना होता है 229, हाँ तो x यहाँ पे 7 मिलेगा, लेकिन देखो यहाँ पे 2 है, तो ये तो आंसर आने वाला नहीं है। एक काम करता है, इसको यहाँ पे 33 मान लेते हैं, चलो मैं इसको यहाँ पे 33 मान लेता हूँ, है ना, इसको 133, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका कितना हो जाएगा 232, और इसको 236 करने के लिए और 4 चाहिए, तो x आपको 4 मिलने वाले हैं। हाँ भाई, तो आपका ये ऑप्शन सही रहेगा। जो आपको नहीं आता है तो आप बैलेंस करके भी कर सकते हो, नहीं तो फिर टेक्स्ट बुक के रिएक्शन याद रखो, यूरेनियम का जो फिशन प्रोसेस है उसमें आपको 3 इक्वेशन दिए हैं, है ना, याद रखना। 26, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज द एटॉमिक मास नंबर ऑफ एटम। देखो भाई, डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम। न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, हर एक का मास MO बोलेंगे और उसका एटॉमिक मास A बोलेंगे, समझना। एक न्यूक्लियॉन का मास है MO और A एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो एक न्यूक्लियॉन का मास MO, A जितने न्यूक्लियॉन्स है तो टोटल मास हो गया ये, और वॉल्यूम बोलेंगे तो 4/3 पाई R3। MO A यहाँ पे 4/3 पाई, R की जगह पे लिख सकते हैं RO A⁻⁴ और यहाँ पे 3 पावर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 ऊपर चला जाएगा, 3MO × A, 4 पाई R0 की क्यूब और A की 1/3 × 3 मतलब A, ये दोनों तो कट हो गए। तो देखो A पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट है, एटॉमिक मास से क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट, if an unbiased PN junction the hole diffuses from P to N, because ये 2000 मार्च या 2024 के पेपर में भी था, अनबायस्ड है मतलब हमने एक्स्ट्रा एक्सेस जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो हमने अप्लाई नहीं किया है। तो जब एक P सेमीकंडक्टर और एक N टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम जंक्शन बनाएंगे तो जंक्शन के आगे N साइड से इलेक्ट्रॉन्स P में जाएंगे और P साइड के होल्स N में जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि N में इलेक्ट्रॉन का नंबर डेंसिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जबकि P साइड में होल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। सो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन व्हेन चार्जेस ट्रैवल इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, एंड ड्यू टू द डिफ्यूजन मतलब कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस के कारण ये होगा। तो P टाइप से होल क्यों N साइड में जा रहा है, क्योंकि होल कॉन्सेंट्रेशन इन P रीजन इज मोर एज कंपेयर टू N रीजन। क्लियर? इसमें उल्टा भी आ सकता है कि यहां पे क्या पूछे कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स है वो N साइड से P साइड में जा रहा है, क्यों? क्योंकि N साइड में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन P साइड के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। सही है बच्चों, सही है। 28, कार्बन, silicon and germanium have 4 valence electrons each. These are characterized by valence and conduction bands separated by energy and energy band gap, respectively EgC, Eg silicon, Eg germanium. तो which of the following statement is true? भाई हमको पता है कि कार्बन के पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम सबके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है, सिलिकॉन के थर्ड ऑर्बिट में और जर्मेनियम की फोर्थ ऑर्बिट में। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होगा वो ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, तो वो ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी गेन करेगा वहां पे, और उसके कारण उसकी बैंड गैप एनर्जी ज्यादा होगी। तो देख सकते हो आपकी कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है जो न्यूक्लियस के क्लोज है, तो इसकी बैंड गैप एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और उसको फॉलो करेगा सिलिकॉन और उसको फॉलो करेगा जर्मेनियम। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? कार्बन की। कहां पर है ऐसा आंसर? तो हमको मिलने वाला है आंसर सी। 29, इन एन N टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? टन बाय टन। कौन है N टाइप सिलिकॉन? तो हमको सिंपल क्लियर होना चाहिए। N टाइप मतलब कौन? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है। N टाइप मतलब कौन? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है और होल माइनॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी। चलो देखेंगे, होल्स आर माइनॉरिटी, यहां तक करेक्ट है। पेंटावेलेंट्स आर ड्रॉपेंट, अरे पहले में ही सही है, पहले में ही सही है। होल्स आर माइनॉरिटी सही है और पेंटावेलेंट हमने डोपेंट किया। कौन है? N टाइप सेमीकंडक्टर।
सही है। चलो नेक्स्ट 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अरे यार ये सब तो कौन है बच्चों, प्योर सेमीकंडक्टर एलिमेंटल, और ये गैलियम आर्सेनाइड जो आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। 31, if electric flux through cubic Gaussian surface is this, the charge at its center is। हमने पढ़ा है बच्चों, कोई क्यूबिकल सरफेस है, उसके सेंटर पे सपोज कोई चार्ज Q है, तो उसके साथ टोटल फ्लक्स क्या एसोसिएट होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। सो द टोटल चार्ज इज गिवन बाय फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कौन है बच्चों, 1.5 इंटू 10 टू पावर 5, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। कोई बोलेगा सर हमको लेंथ दी है ना, अरे भाई हमको एरिया नहीं चाहिए, क्यूब नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सही है। वो उसके डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है, कितना चार्ज एंक्लोज्ड हो रहा है वो मैटर करता है यहाँ पे। तो इसको चलो हम मान लें, इसको 2 मान लेते हो, तो ये 2 के अराउंड कुछ आएगा, ये 20 हो जाएगा अप्रोक्स 20 अप्रोक्स, और ये -7 2 माइक्रोकूलम जैसा कुछ आंसर आएगा, 2 माइक्रोकूलम जैसा कुछ आंसर आने वाला है, सही है, सही है। 32, एन इंफिनिटिव लीनियर चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड of this much 9 into 10 to 4 at a distance 2 centimeter, then the linear charge density। एक वायर है जिस पे लैम्बडा जितना चार्ज डेंसिटी है लीनियर, और वहां से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, तो हमने पढ़ा है 2k लैम्बडा अपॉन r, सही है, यह याद होना चाहिए। तो हमको लैम्बडा चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं E इंटू आर अपॉन 2k। इंटेंसिटी क्या है, 9 इंटू 10⁻⁴। डिस्टेंस क्या है बच्चों, 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 टू पावर -2, 2 और के की वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10 टू पावर 9, 9 9 कट 2 2 कट, ये हो जाएगा 10 टू पावर -7 कूलम्ब पर मीटर। लेकिन बच्चों हमको यहाँ पे जुगाड़ करना है, देखो ध्यान से, सिर्फ कूलम्ब, ये मीटर कहाँ से आ गया, ये मिली है, मिली, इसको, ये मीटर नहीं है बच्चों, ये मिली है, मिली में तो सेट नहीं होगा, लेकिन हम इसको ऐसे कर सकते हैं 0.1 इंटू 10 टू पावर -6 कूलम्ब पर मीटर। एक पॉइंट कवर करके हम कर सकते हैं कि 0.1 इंटू 10 टू पावर -7, इसको क्या माइक्रो बोलेंगे, तो 0.1 माइक्रो कूलम्ब पर मीटर। तो आंसर आपका आ गया सी, सही है। 33, इफ अ बॉडी कंटेन्स 10 टू 24 इलेक्ट्रॉन्स and 10 to 26 protons, the total amount of charge on the body। मान लो कि बॉडी में n1 जितने प्रोटॉन्स है, तो उसका पॉजिटिव चार्ज होगा ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है तो उसका चार्ज होगा -ne। np जितने प्रोटॉन्स है तो उसका पॉजिटिव चार्ज प्लस np इंटू ई, एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e, और ऐसे एनी इलेक्ट्रॉन है तो टोटल इतना होगा, और ये दोनों का एडिशन मतलब टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। तो चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई को हम बाहर ले लेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन का कितना है, 10⁻26 माइनस 10 टू 24 इंटू ई मतलब कौन, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। अभी कोई यहाँ पे जल्दबाजी में ये मत कर देना 10 टू 26 माइनस 10 टू 24 इज इक्वल टू 10 टू 2, ऐसा नहीं होता है, जल्दबाजी में ये गलतियां हो जाती है। याद रखो, इसमें से 24 भी कॉमन निकालेंगे, इसमें से कॉमन कौन निकलेगा, 10 टू 24, याद रखो बच्चों, ऐसा होता है। ये हो गया आपका 99 इंटू 1.6, और ये हो गया आपका 10 टू 5। देखो अभी आपको मैं थोड़ा शो करता हूं, मान लो कि 100 होता, ये 100 होता तो मैं यहां पे 10 टू 7 कर देता, लेकिन 100 थोड़ी है, उससे थोड़ा कम है, तो आपका आंसर 1.6 से थोड़ा कम आएगा, लेकिन पावर में 7 ले लूंगा यहां पे, तो आपका आंसर आ जाएगा बी। कैलकुलेटर से कर सकते हो, मुझको कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सही है। चलो नेक्स्ट, When dipole moment P is अरे देखना मेरे से गलती तो नहीं होगी ना, पावर में नहीं, पावर में सही है, मैं सही हूं। When dipole moment P is parallel to non-uniform electric field, net force on the electric dipole is non-uniform है, सही है ना। और देखो समझाता हूं मैं आपको कि ये आपका
ये जो है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसमें आपने एक डाइपोल को ऐसे रखा है, कैसे रखा है कि ये आपका माइनस क्यू और ये आपका प्लस क्यू, उसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव इसी डायरेक्शन में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो आपको नेट फोर्स की बात करनी है। चलो देखेंगे यहाँ पे, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इस पे फोर्स लगेगा प्लस क्यू E1, और इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में QE। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान लो, तो ये माइनस QE2 आएगा। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नेगेटिव चार्ज उसकी ऑपोजिट करेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये चीज़ है कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो यहाँ पे ये फोर्स ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा फोर्स होगा, और ये फोर्स कम होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स उसको ये डायरेक्शन में लगेगा। मतलब कौन सी डायरेक्शन में? इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन में। याद रखो यहाँ पे एंटी पैरेलल नहीं, पैरेलल बोला है, तो फिर आपका यही आंसर आएगा। सही है बच्चों? सही है। नेक्स्ट, a rectangular hexagon of side 9 cm has charge 5 microcoulomb at each of its vertices. The electric potential at its center is। हेक्सागोन हमको बोला है, हेक्सागोन, अरे यार थोड़ा बेकार आया है, रेगुलर हेक्सागोन बोला है, मतलब सब साइड सेम है। उसके सेंटर पे हमको क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल। उसकी हर एक वर्टेक्स पे Q चार्ज रखा हुआ है, उसकी साइड जो है, उसका साइड का लेंथ भी आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। देखो एक सिंपल चीज़ है, आप ये कनेक्ट करोगे तो ये 60 डिग्री, ये 60 और ये भी 60 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जितनी उसकी साइड होगी, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो आपका जो R डिस्टेंस आया, कोई भी वर्टेक्स से सेंटर का डिस्टेंस वो 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो टोटल पोटेंशियल चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? किसी एक का फाइंड कर लो, किसी एक का फाइंड। इसका यहाँ पे पोटेंशियल होगा KQ/R, लेकिन ऐसे 6 वर्टाइसिस है तो यहाँ पे 6 KQR आ जाएगा। 6 K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q 5 इंटू 10 टू पावर -6, और रेडियस, भाई रेडियस कौन है, मतलब साइड कौन है? 9 सेंटीमीटर, 9 इंटू 10 टू पावर -2, 9 कट हो गए, ये 30 हो गया, 11 और 10 to 5 हो गया, 3 इंटू 10 to 6, ये आपका आंसर बैठ जाएगा। सही है। 36, a 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery, then electrostatic energy stored in the capacitor will be। C is given 12 picofarad, voltage is given 50 volt, so the energy is equal to 1/2 CV square, 1/2। C कौन बच्चों? 12 पिकोफेराड, मतलब 12 इंटू 10 टू पावर -12। वोल्टेज क्या लिखेंगे? 50, और उसका हमको स्क्वायर करना है। इसको कट करेंगे तो ये 6, 2500, मतलब 150, मतलब कितने पॉइंट कवर करोगे? 4 पॉइंट कवर कर लो तो -8 वोल्ट आपका आंसर आ ही जाएगा। सही है, सही है। 37, for parallel plate capacitor having plates with finite area, the electric field lines bend outwards the edge, this is called fringing of the field। याद रखो बच्चों, टेक्स्ट बुक में जाओगे तो वहां पे लिखा हुआ है, याद रखो, फिनिट एरिया। अब हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है वो दो प्लेट्स का एरिया काफी लार्ज लिया है विद रिस्पेक्ट टू द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, लेकिन फिनिट प्लेट्स है तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी आउटवर्ड बैंड होगी। क्यों भाई? बीच में तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो यूनिफॉर्म मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे साइड पे एजिस पे चले जाओगे तो वहां पे फील्ड थोड़ा डिक्रीज होगा, तो ये ऐसे बैंड होती दिखेगी आपको, तो उसको बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। अभी डिटेल में नहीं जाते हैं, सिर्फ फोकस करो MCQ पे। 38, फॉर द गिवन सर्किट VA माइनस VC इज इक्वल टू, मुझको यहां का पोटेंशियल है जो VA और यहां का पोटेंशियल है VC, ये दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए। तो चलो हम यहां पे किरचॉफ्स लॉ यूज कर देते हैं। किरचॉफ्स लॉ, यहां से निकलेंगे तो यहां तक जाएंगे, तो चलो यहां A पे खड़े हैं तो पोटेंशियल कितना VA, फिर हम जा रहे हैं ये डायरेक्शन में,
रेजिस्टेंस आया जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है और करंट है 3 एम्पियर। तो हमने लिखा था कि जब रेजिस्टेंस R है उसमें करंट I है तो PD आपको माइनस IR जितना डिक्रीज कर देना है। तो यहां पर करेंगे तो माइनस I कितना 3 और R ले लेंगे 4। फिर आई बैटरी। भाई बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाओगे तो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, तो मतलब यहां पे +5 करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव तो 5। फिर आगे बढ़े यहां पे आए, यहां से आगे बढ़े, फिर से बैटरी आई तो यहां लेकिन पॉजिटिव पहले है नेगेटिव बाद में है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तो नेगेटिव, मतलब ये -3 वोल्ट आएगा। फिर रजिस्टर आया, करंट यहां से 3 एम्पियर आया तो यहां से भी 3 एम्पियर ही जाएगा क्योंकि उसको जाने के लिए कोई और पाथ तो अवेलेबल है नहीं, तो ऑब्वियसली इसमें से भी करंट कितना मिलेगा, 3 एम्पियर ही मिलेगा। तो करंट जर्नी की डायरेक्शन में है तो माइनस करंट कितना 3 और रेजिस्टेंस है 10 इज इक्वल टू, आप यहां पे पहुंचे जहां पे पोटेंशियल था VC। सिंपल किरचॉफ लॉ अप्लाई करना आना चाहिए। तो यहां पे VA -12 प्लस 2 कर देता हूं ये दोनों का मिला के -30 इज इक्वल टू VC। ये हो गया -10, तो VA माइनस VC इज इक्वल टू 40 मिला। कहां पर ऐसा आंसर, तो आंसर मिलेगा आपको डी में। सही है ना बच्चों, ये -10 हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट 39, a negligibly small current is passed through a wire of length 15 meter and uniform cross section 6 × 10⁻⁷ meter square and its resistance is measured to be 5 ohm. The resistivity of the material at temperature of experiment. इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े है ρL/A। सो द रेजिस्टिविटी ρ इज इक्वल टू RA/L। R कौन है बच्चों, R कौन है 5। देखो R रेजिस्टेंस दिया है, एरिया कौन है 6 × 10⁻⁷ एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ रजिस्टर 15। 5 3 जा 3 2 जा, मतलब 2 × 10⁻⁷ हो जाएगा। सिंपल चीज। 40, if there are 3 parallelly connected cells of EMF 1.2 volt, 1.4 volt and 1.5 volt and their internal resistances are 0.1, 0.2, 0.3, then find E equivalent upon R equivalent। समझना बच्चों, एक तो एकदम इजी पूछा है हमने। सेल्स जो है उनका पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट EMF उनका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, E equivalent upon R equivalent is equal to E1/R1 plus E2/R2 plus E3/R3। E1 कौन है बच्चों 1.2, R1 कौन है 0.1, ये आपको दिया है 1.4 और ये 0.2, ये है 1.5/0.3। तो यहां पे हो गया 12 + 7 + 5, मतलब ये हो जाएगा 24। आपको आंसर मिलने वाला है 24 वोल्ट पर ओम चलेगा। लेकिन मान लो बच्चों कि सपोज आपको EMF पूछा होता तो क्या करते, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा डायरेक्ट, लेकिन आपको इक्विवेलेंट EMF पूछा होता तो क्या करते। तो मैं पहले उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करता। 1/R equivalent is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। इसको कर सकते हैं 10 + 5 + 10/3, ये ऊपर जाएगा तो 10/2 मतलब 5। यहाँ पे LCM कितना ले लोगे 3, 30 + 15 + 10, सही लिखा बच्चों, ये हो गया 55 / 3, ये आ गया आपका 1/R equivalent। सही है कि नहीं, 1/R equivalent। इसका उल्टा भी कर सकते हो 3/55, ये आपका कौन आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। सही है ना बच्चों। लेकिन जो आपको EMF पूछा है तो देखो आपने यहां तक तो ऑलरेडी फाइंड कर ही दिया है, ये आपके पास है। तो E equivalent इज इक्वल टू 24 × R equivalent 24। R equivalent कौन होगा बच्चों 3/55, ये होगा 72/55, जो भी आए कैलकुलेटर से कर लेना। लेकिन वो बच्चों पता है कौन आएगा, वो आएगा इक्विवेलेंट EMF। लेकिन यहां पर आपको सिर्फ ये पूछा है, तो आंसर इज 24। 41, द पावर वेस्टेड इन द connecting wire of voltage V and finite resistance RC from the power station of the definite device of power P is।
मुझको पावर स्टेशन पे P जितना पावर क्या करना था, ट्रांसमिट करना था, ट्रांसमिशन करना था उसने का। तो मैंने V वोल्ट अप्लाई किया, जो V वोल्ट अप्लाई करूंगा I करंट मिलेगा, तो टोटल पावर P इज इक्वल टू VI। सो द करंट I इज इक्वल टू P बाय V लिख सकते हैं, सही है ना, P बाय V। लेकिन ड्यू टू रेजिस्टेंस व्हाट इज द लॉस ऑफ पावर, भाई हमने पढ़ा है I स्क्वायर R। I कौन है, इसका स्क्वायर कर दो तो P स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू RC। बोलो बच्चों, इससे इजी जीवन में भी कुछ हो नहीं सकता। 42 अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 200 टन्स each of radius 8 centimeter carries a current 0.4 ampere, then intensity of magnetic field at the center of the coil। कोई कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू 0 ni अपॉन 2r। म्यू 0 कौन बच्चों, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स आर दैट, 200। इट कैरीज हाउ मच करंट, करंट कितना कैरी कर रहा है, 0.4। टू रेडियस क्या दिया बच्चों उसकी, 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। सही है, सही है, देखो इसकी रेडियस दी है ये r, है ना। तो यहां पे कर सकते हो, देखो डायरेक्ट आ रहा है तो आप कर सकते हो, यहां पे 2 4 जा 8 खत्म हो गया। इसको करोगे तो 0.4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0.2 पाई। इसको ऊपर करोगे तो ये -5 और ये -3 हो जाएगा, सही है। इसको एक पॉइंट कवर कर लो तो 2 पाई इंटू 10 टू पावर -4 आंसर आने वाला है। मतलब इतने टेस्ला, ये टेस्ला में दिया है तो टेस्ला, या तो उसको 2 पाई गॉस दिया है तो गॉस भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ टेस्ला बोला है। वैसे तो कुछ बोला ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे जनरली टेस्ला होना चाहिए। जो ट्विस्ट करना चाहे तो वो वहाँ पे गॉस लिख सकते हैं, जो गॉस लिखेंगे तो आपका आंसर सिर्फ 2 पाई आएगा। सही है बच्चों, फिर से एक बार देखो मैंने कोई गलती नहीं की है, सही है। नेक्स्ट 43 टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर parallel conductor of negligible cross section carrying equal electric current are placed 1 meter apart in vacuum would produce force equal to 2 into 10 to power -7 Newton per meter। This is the SI definition of the 1 ampere current। ओके, लेकिन हमको तो फॉर्मूले से मतलब, तो F इज इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 L अपॉन 2 पाई D, ये हमारा फॉर्मूला है। दो वायर है, वो कैसे है, इक्वल करंट पास करने लगे हैं, बराबर है कितना, लेकिन इक्वल करंट है ना। पता चला क्या गलती है, उनको बोलना चाहिए था कि करंट 1 एम्पियर है, 1 मीटर इन अ वैक्यूम, सही है। तो D आप 1 ले सकते हो, यहां पे आपको फोर्स पर मीटर लेंथ पूछा है तो F अपॉन L ले आओगे। F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू 0 I1 I2 अपॉन 2 पाई D आप 1 लिख सकते हो। यहाँ पे करंट आपको सिर्फ क्या बोला है, इक्वल, कितना है वो नहीं बोला है, तो हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम 1 एम्पियर ले लेंगे क्योंकि वही होगा मेरे हिसाब से। ये 2 पाई, तो यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, सही है ना। तो 2 इंटू 10 टू पावर -7 जितना आंसर आ ही जाएगा। 44 a closely wound solenoid of 1000 tons and area of cross section this much 2 into 10 to power 4 meter square is carrying current 5 ampere। The magnetic moment, we know that magnetic moment of solenoid is equal to Nia, NIA, N are the number of tons, are given 1000, current passing is 5 ampere, here is, and cross section 2 into 10 to power -4। So 5 to the 12, 5 to the 10 मतलब ये हो जाएगा 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन, ये 5000 इंटू 2 10,000, पावर निकल गई। चलो 44 मैग्नेटिक नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इज मेड अप ऑफ लोडस्टोन। किसका बना हुआ है ये, लोडस्टोन का बना हुआ है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है, जो वेट में काफ़ी लाइट होती है लेकिन मैग्नेटिज्म थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस करेगी। तो ऐसा जो मटेरियल उसको बोलते हैं लोडस्टोन, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। 46 द फिनोमिनन ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मिसनर इफेक्ट। क्या बोलेंगे, मिसनर इफेक्ट। डायमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे
तो उनमें डायपोल मोमेंट्स का ओरिएंटेशन ऐसे चेंज होगा जो अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट सेट होगा और उसके कारण उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन कोई सर्टेन कंडीशन में जब वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा तब सारी फील्ड लाइंस बाहर हो जाएगी और उस वक्त डायमैग्नेटिक के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल जीरो मिलेगा, है ना। उस इफेक्ट को बोलते हैं मिसनर इफेक्ट। 47 डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? फ्लक्स अपॉन एरिया, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट, सही है। हाँ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट कौन है? वेबर, इसको वेबर लिख सकते हो पर एम्पियर। डायमेंशनल फॉर्मूला वेबर का क्या है? m1 L2 T-2 A-1 अपॉन A1। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो क्या आंसर आएगा? m1 L2 T-2 ये आएगा। ऐसा नहीं आ रहा है तो ये कर सकते हो। आपको L का डायमेंशन चाहिए तो कोई भी फॉर्मूला ऐसा याद करो जिसमें L आता हो और बाकी के पैरामीटर्स के डायमेंशन आपको पता हो। तो चलो, वेबर का तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन और भी एक बता देता हूं मैं। स्टोर्ड एनर्जी, इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी क्या होती है? U = 1/2 Li²। तो इसका यूनिट होता है जूल, इसको तो यूनिट होता नहीं है, इसका यूनिट होता है एम्पियर स्क्वायर। तो हम यहां पे लिख सकते हैं L का यूनिट कौन होगा? जूल पर एम्पियर स्क्वायर। जूल मतलब कौन? m1 L2 T-2 और नीचे A2। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो भी मिल जाएगा D, सही है, जैसी जिसकी सोच। 48 A wheel with 10 metallic spoke, each 0.5 meter long, is rotated with a speed of 120 revolution per minute in a plane normal to the horizontal component of the Earth's magnetic field He at a place. If He is equal to 0.4 Gauss, where Gauss is equal to 0.10⁻⁴ Tesla, the induced EMF। बार बार लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रही है। एक व्हील है जिसमें 10 जितने स्पोक्स हैं, हो गए, ओके, जो भी हो, n है। चलो, मान लिया हमने कि जो एक स्पोक है उसकी लेंथ L है, जो इस व्हील की रेडियस के बराबर होगी। जब ये यहां पे घूमेगा ओमेगा जितनी फ्रीक्वेंसी से, तो ईएमएफ का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/2 B ओमेगा r²। r उसकी लेंथ के बराबर है तो हम उसको लेंथ से रिप्लेस कर देंगे, चलेगा। चलो, 1/2 B को B रखोगे, लेकिन ओमेगा कौन है भाई? ओमेगा है आपकी एंगुलर स्पीड, और एंगुलर स्पीड आपको तो यहां पे दिया है 120। ओमेगा क्या दिया है? 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। बच्चों, नहीं चलेगा, ओमेगा आपको रेडियन पर सेकंड में लाना पड़ेगा। 120 रिवॉल्यूशन का रेडियन होता है 2 पाई अपॉन मिनट का होता है 60 सेकेंड। 62 जा तो ये हो गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो चलो, यहां पे वैल्यूज रखने हैं हमको। अरे यार, एक काम करना, इसको रखा तो डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। 1/2 मैग्नेटिक फील्ड कौन है बच्चों? 0.4 गॉस, मतलब 10⁻⁴। ओमेगा कितना? 4/5 और L² लेंथ कितनी है? 0.5 का स्क्वायर। आप यहां पे देख पाओगे कि ये दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। 0.25 × 4 मतलब 1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 0.2 और मल्टीप्लाई दिस 0.628 इंटू 10⁻⁴। हमको यहाँ पे थोड़ा सेट करना पड़ेगा। ओके, तो मुझको यहाँ पे मिली माइक्रो, देखो यहाँ पे और है, हार्ड नहीं है लेकिन उसको हार्ड थोड़ा बना दिया आपके लिए। क्या पावर सेट करनी पड़ेगी? मिली की माइक्रो। तो एक काम करें, इसको मिली में ही सेट करने का ट्राई करते हैं। तो मिली करने के लिए इसको क्या करेंगे भाई? इसको मैं ऐसे लिखूं 6.28 इंटू 10⁻⁴ वॉल्ट। चलो, एक बार ये कर लेते हैं। ये कर लिया, मतलब माइक्रो वाला तो आंसर आएगा नहीं, मिली वाला तो आंसर आएगा नहीं, तो आपको सिर्फ ये दोनों ही सेट करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे क्या करें? 6.28 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻³ वॉट, इसको आप मिली बोल सकते हो। तो आपका आंसर हो गया C, 6.28 इंटू 10⁻² मिली वॉल्ट, है ना। तो C आंसर बैठ जाएगा। 49 फॉलोइंग फिगर शोज प्लेनर लूप्स ऑफ डिफरेंट शेप्स मूविंग आउट ऑफ और into the region of magnetic field which is directed normal to the plane of the loop away from the reader।
ओके ये सारी फील्ड लाइंस जो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट डायरेक्शन में है. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज इन विच केस. याद करो लेंस लॉ. भाई लेंस लॉ क्या बोल रहा है, हम ऐसा कोई भी एफर्ट करेंगे कि जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो. कोई भी क्लोज सर्किट है उसमें कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड है. अभी हम कोई भी ऐसा एफर्ट करेंगे कि जिससे वो फ्लक्स चेंज हो, और फ्लक्स चेंज होने के कारण जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या करेगा, हमने जो एफर्ट किया उसको अपोज करेगा. मतलब हम फ्लक्स इंक्रीज करवाने का ट्राई करेंगे तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके उसको डिक्रीज करवाने का ट्राई करेगा. फिर से सुनो सेंटेंस, जो हम फ्लक्स इंक्रीज करवाने का ट्राई करेंगे तो उसके कारण जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ वो ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके फ्लक्स को डिक्रीज करने का ट्राई करेगा. और हम जो डिक्रीज करने का ट्राई करेंगे तो इंड्यूस्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने के लिए हेल्पिंग कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. सही है. तो यहां पर देखो, जब आप इस लूप को कहां पे ला रहे हो, इस लूप को आप अंदर ला रहे हो. देखो इसको अंदर ला रहे हो तो इसका फ्लक्स क्या होगा भाई, इसका फ्लक्स इंक्रीज होगा. इसका फ्लक्स इंक्रीज होगा और फ्लक्स इंक्रीज होगा तो करंट प्रोड्यूस हुआ. लेकिन वो करंट क्या करेगा, आपने जो एफर्ट किया, आपने क्या एफर्ट किया फ्लक्स इंक्रीज करने का, उसका अपोज करेगा. मतलब फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए करंट जो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में है तो यहां पर करंट ऐसा होगा कि जो आउटवर्ड फील्ड प्रोड्यूस करेगा. और आउटवर्ड फील्ड प्रोड्यूस हो उसके लिए आपको करंट कौन सी डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. तो यूज योर राइट हैंड. तो हम यहां पे थंब हमको बाहर रखना है, थंब को बाहर रखना है तो अपनी फिंगर जो है वो ऐसे बेंट होगी तो आपका करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा. हाँ ये कौन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज. तो फर्स्ट केस जो है उसमें एंटी क्लॉकवाइज आएगा. ओके ऐसा तो एक ही है तो आपका आंसर कौन बैठेगा, डी. चलो यहां पर भी देख लेते हैं. देखो आप यहां से क्या करने का ट्राई कर रहे हो, बाहर निकलने का. तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा. भाई फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो यहां पर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इसको इंक्रीज करवाने का ट्राई करेगा. और इंक्रीज करवाने के लिए जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो इनवर्ट है उसको हेल्प करने के लिए इनवर्ट डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा लूप में से. और इनवर्ट प्रोड्यूस करने के लिए यहां पर जो करंट बैठेगा वो क्लॉकवाइज होगा. सिमिलरली यहां पर भी बाहर जा रहा है तो यहां पे क्लॉकवाइज ही होगा, आप देख सकते हो. तो हमारा आंसर बैठेगा डी, ओनली इन वन. 50. द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम उसका मतलब हो गया ये कौन, एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी और उसका फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है b²/2μ0. सिंपल चीज. चैप्टर नंबर 6 हमको ये फॉर्मूला पता है. कहां पर है आंसर, ए. पक्का बच्चों. चलो आगे, अभी है पार्ट बी. चलो गिनते हैं इसको नेक्स्ट सेशन में.